2014 में आपने शायद फर्स्ट नेशनल्स Yes, आपने correct. जीता, तो उस वक्त क्या मतलब आपकी सोच थी? अंडर 13 मेरा इंडिया में हाईएस्ट रैंक 7 तक गया था, बिकॉज हम जहाँ प्रैक्टिस करते हैं देन मैचेस जहाँ होते हैं, एवरीथिंग इज सो डिफरेंट। 101 के अपने मैचेस जीते हैं, उस वक्त कैसी फीलिंग होती है? रात को नींद नहीं आती है, चाहे बैडमिंटन हो या कोई भी स्पोर्ट, इंडियन एंथम प्ले होता है तो कि सर्विस आपकी अच्छी है, स्मैश अच्छा खेलती हैं या ड्रॉप्स अच्छा खेलती हैं, स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है? आई शेयर्ड रूम विद साइना दीदी। 2022 में वी वन सिल्वर। बैडमिंटन की अगर हम बात करें तो कौन आपका आइडियल प्लेयर है? में उनके बैनर्स लगे होते थे तो मैं उनके बैनर के पास खड़े होकर वार्म अप करती थी। अगर हम चाइनीज या जापानीज इनकी बात करते हैं तो वो प्लेयर्स का मतलब हमेशा से बड़ा दबदबा या ट्रेनिंग है, क्या उनको अलग बनाता है? छोटे छोटे बच्चों को रुलाते तक ट्रेनिंग करा रहे हैं। टूर्नामेंट या कोई ऐसा मैच याद आता है कि जो आपको लगा हो कि वो बहुत ही टफ था आपके लिए? ज़िंदगी जीने के कई फ़लसफ़े बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स ने बताए हैं। बड़े बड़े कामयाब लोगों ने अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस का निचोड़ किताबों में लिखा है। लेकिन हमें लगता है कि ज़िंदगी को सही ढंग से देखना और जीने का तरीका एक खिलाड़ी से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। आज के यूज़ेड के पॉडकास्ट में हम मुलाकात करेंगे छत्तीसगढ़ की युवा खिलाड़ी, जिसने न सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी अपना नाम रोशन किया है। कई गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करने वाली छत्तीसगढ़ की एस शटलर और नेशनल बैडमिंटन प्लेयर आकर्षि कश्यप। वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड जिंदगी विद कीर्ति पॉडकास्ट। आकर्षि, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। थैंक यू। It's our privilege actually to be here to, like, you are in our show. आकाशी, आपने 8 साल की उम्र से खेलना शुरू कर दिया था और उस वक्त तो लगता है कि शायद किसी बच्चे को ये पता भी नहीं होता कि करियर क्या है या आपको किस करियर में आपको जाना है। सो क्या ये आपका नेचुरल टैलेंट था या एज अ हॉबी आपके पेरेंट्स ने आपको इंट्रोड्यूस कराया बैडमिंटन से? मैंने 6 इयर्स के एज से मतलब मैं ग्राउंड जाती थी, हम्म। बट आई वाज मतलब माय पेरेंट्स वाजंट एबल टू चूज़ कि उनको डालना था स्पोर्ट्स में, बट वो स्पोर्ट्स चूज़ नहीं कर पा रहे थे। व्हेन वन डे माय फादर इज़ अ डॉक्टर, तो एक एमआर आया एंड ही सजेस्टेड कि भिलाई में अच्छी बैडमिंटन की उस समय प्रैक्टिस होती थी, तो आप क्यों नहीं जाके देखते। तो हम भिलाई गए इंडोर स्टेडियम। तब आप कहाँ रहती थी? मैं दुर्ग में रहती थी दुर्ग में और रहती दुर्ग थी। में अभी भी दुर्ग में ही रहती हूँ। तो हम भिलाई गए और डे 1 से ही मुझे लगा कि मुझे बैडमिंटन ही खेलना है एज अ प्रोफेशन। कैसे क्लिक किया आपको बैडमिंटन? क्या आपने उस वक्त लोगों को देखा खेलते हुए तो वो अच्छा लगा क्या? बहुत अच्छा लगा उस समय, क्योंकि मैं तो बहुत छोटी थी और वहाँ पे काफ़ी सीनियर्स खेल रहे थे, तो उनका गेम इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव था, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं वैसे खेल पाऊँगी उनके तरह, उनका स्पीड मैच कर पाऊँगी। और बैडमिंटन एज अ स्पोर्ट मुझे लगता है कि वो सबसे बेस्ट है और मुझे अपना डिसीजन बहुत ही अच्छा लगता है कि मैंने बैडमिंटन चूज़ किया, बिकॉज आप देखेंगे कि वेटरन्स भी खेल सकते हैं बैडमिंटन, आप गली में भी बैडमिंटन खेल सकते हैं, आंटीज भी खेलती हैं। तो बैडमिंटन एक ऐसा चीज़ है जो हर कोई खेल सकता है, तो ये चीज़ मुझे बैडमिंटन में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर आपने आई थिंक रायपुर में ही आपने कोचिंग स्टार्ट या दुर्ग में कोचिंग स्टार्ट किया आपने, यहाँ से आपने कुछ साल कोचिंग की, फिर आप प्रकाश पादुकोण की एकेडमी में गई, आप बेंगलोर में गई, फिर आप हैदराबाद भी गई। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस होता है जब आप कोचिंग कर रहे होते हैं उस वक्त, किसी भी स्पोर्ट्स में अगर लें तो जो टेक्निक तो एक अलग अपनी बात होती है, बट एक फिजिकल स्टैमिना, एंड्योरेंस और इसकी भी एक प्रैक्टिस होती है। तो ये जो पूरा ट्रेनिंग पीरियड होता है बहुत टफ होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, और स्पेशली 8 साल का बच्चा जब शुरू करता है तो कभी आपको बचपन में ऐसा लगता था कि आपकी एज ग्रुप के बच्चे बाकी चीज़ें खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मूवीज़ जा रहे हैं, बट एक स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ पूरी लाइफ लीड करनी पड़ती है, तो बचपन में कभी ऐसा ख्याल आता था, रिग्रेट फील होता था कि आपने क्यों चूज़ किया ये? फॉर्चुनेटली मुझे तो ऐसा अभी तक नहीं कभी लगा। नहीं लगा, और मुझे बैडमिंटन खेलना ही सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था। एंड आई टेल यू माई स्केड्यूल बैक देन कैसा था। सुबह 5 o'clock से आई यूज टू स्टार्ट ट्रेनिंग 7:30 तक, और उसके बाद फिर मैं स्कूल जाती थी। आई वॉज इन DPS दुर्ग व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन। ओके। मोस्टली मुझे टेक्निक और स्किल्स ही सिखाए जाते थे, तो करीबन
और स्ट्रेंथ भी नहीं था, तो एक साल तो मेरा टॉस पीछे जाने में समय लग गया। शैडो प्रैक्टिसेस शैडो प्रैक्टिसेस होती थी। 800 900 1000 शैडो प्रैक्टिसेस, पूरे हाथ में ब्लिस्टर्स आ जाते थे। शटल रन और शैडो यही 1 ईयर तक किया मैंने। और तो 1 आवर मैं जीबी वर्गीस के पास प्रैक्टिस करती थी दुर्ग में। देन माय मॉम यूज्ड टू टेक मी टू भिलाई इंडोर स्टेडियम, जहाँ मैं फर्स्ट टाइम गई थी। तब मैं फर्स्ट टाइम देखी थी कि वहाँ बैडमिंटन खेलते हैं, तो मैं एक्चुअली 3 जगह प्रैक्टिस करती थी। सुबह मॉर्निंग एवरी डे। सो सुबह मॉर्निंग ट्रेनिंग मेरे डैड कराते थे, देन 4 to 5 दुर्ग में, 5 to 6:30 भिलाई में, एंड देन आफ्टर डिनर आई यूज्ड टू गो अगेन फॉर अ प्रैक्टिस। वो जटार क्लब में होता था। तो मतलब 4 टोटल सेशन, जिसमें 3 ऑन कोर्ट और 1 ट्रेनिंग सेशन, एंड एवरी डे, नो संडेज। तो कभी फटीग, वही हमारा कहना है कि कभी फटीग फील होता था या मोनोटोनी लगती थी कि ये, और आपको मतलब उतने छोटे बच्चे को वो थॉट प्रोसेस भी नहीं होता था कि ये हम खेल के आगे हमें क्या मिलना है, बट यू एंजॉयड इट। आई एंजॉयड इट। और हर दिन एक नया चैलेंज, मतलब हमें कोचेस भी देते थे या अपने आप से बेटर करने की हम कोशिश करते थे, तो आई नेवर फेल्ट कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ। एंड मैं यूजुअली भी एक, मतलब जनरली आई एम एन इंट्रोवर्ट, सो आई डोंट रियली लाइक टू गो आउट टू प्लेसेस, सो आई लाइक दिस लाइफस्टाइल। यस। और कब आपको ऐसा लगा कि लाइक प्रोफेशनली, ऑफ कोर्स इनिशियली जब आप खेल रही थी तब तो आपको अच्छा लग रहा था इसलिए खेल रही थी, बट ये थॉट प्रोसेस नहीं होगा कि मैं लाइक इंडिया में नंबर 1 बनूंगी या मेरा कोई रैंकिंग आएगी वर्ल्ड में, मैं कोई टूर्नामेंट जीतूंगी, बट कब आपको ये रियलाइज हुआ? आई थिंक 2014 में आपने शायद फर्स्ट नेशनल्स आपने जीता, तो उस वक्त क्या मतलब आपकी सोच थी कि नाउ मतलब इतने साल की जो आपकी मेहनत थी उसका ये आई थिंक अवार्ड है? यस, यू आर राइट। तो 2014 में आई वन माई फर्स्ट ऑल इंडिया रैंकिंग टूर्नामेंट इन शिवाकाशी। तो उस दिन मेरा बर्थडे भी था, फाइनल्स के दिन, सो आई कंप्लीटेड माई 13 ईयर्स दैट टाइम। और 13 इयर्स की एज में आपने नेशनल टाइटल जीता था? फर्स्ट ऑल इंडिया जीता था। एंड क्योंकि वो एज ग्रुप उस समय अंडर 15 थी, बिकॉज आई हैव क्रॉस्ड अंडर 13 एज ग्रुप। एंड दैट टाइम अंडर 15 एंड अंडर 13 यू won both, I guess. ओके। सो उस समय मैं अंडर 15 ही जीती थी रैंकिंग, बट इन अंडर 13 मेरा इंडिया में हाईएस्ट रैंक 7 तक गया था। एंड आई डिडंट विन एनी tournament during that time because a lot of age fraud players used to play, or I wasn't able to compete against them, or also I used to get nervous a lot. Yeah, of course. Because हम जहाँ प्रैक्टिस करते हैं, then matches जहाँ होते हैं, the atmosphere and the everything is so different. यहाँ पे इतने अच्छे infrastructures उस समय नहीं available थे. Yeah, so when I won my first title, I was like, okay, I'm going in the right direction. I can win. And after that, when like 2015 वो start हो गया, I mean I got the flow. तो एक confidence भी आ गया, confidence आ गया, and I got the flow कि मैं हर rankings जीतने लगी, and even won the nationals under 15. And then by the time I mean I reached the age of 15. So I started playing under 17 and under 19. तब मैं first time my target was my dad and I were just walking around, and I said कि अगर पापा मैं यहाँ पे दोनों टाइटल जीत गई तो, बिकॉज देयर यूज्ड टू बी बैक टू बैक टूर्नामेंट्स, पापा आप दोनों टाइटल जीत गई तो मैं वहीं से वापस आ जाऊँगी या आप मुझसे मिलने आएंगे? और एक्चुअली मेरा रैंक उस समय 2 था इंडिया में अंडर 17 में। तो मैंने सोचा था कि एटलीस्ट सेमी तक पहुँचेंगे, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर था अंडर 17 का। तो सेमीज मेरा टारगेट था कि रैंक 2 है तो थोड़ा इज्जत नहीं जानी चाहिए, एटलीस्ट सेमी पहुंच जाऊंगी तो बेटर रहेगा। और लकीली एंड ऑल्सो कि मैंने बहुत मेहनत भी की थी, तो आई वन डबल टाइटल दैट टाइम, तो इट वाज लाइक आई वाजंट एबल टू बिलीव कि मैं जीत गई। तो कितना इम्पोर्टेंट होता है, लाइक आपने जिस तरीके से बताया, इतना रिगरस अगर खेलना, बिकॉज ऑफ कोर्स ट्रेनिंग भी उतनी रिगरस होती है, बिकॉज एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सिर्फ टेक्निक ही नहीं चाहिए, उसको स्टैमिना भी चाहिए, एंड्योरेंस भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, सो रिकवरी के लिए भी टाइम चाहिए। सो कब आपको ये समझ में आया, लाइक या आपके कोचेस को समझ में आया कि आपको मतलब एक होता ना कि ये सब चीज़ें भी कराई जाए, रिकवरी के साथ आपकी गेम को और इन्हांस किया जाए? रिकवरी पे मैं ध्यान देती थी बचपन से ही। आई मीन वेदर इट्स टेकिंग मसाज और डूइंग रोलिंग और प्रॉपर स्ट्रेचिंग, तो
इस पे तो मैंने हमेशा ही फोकस किया, बट एज आई सेड कि उस समय वो फटीक ज़्यादा हो गया था क्योंकि डबल्स भी मैं खेल रही थी, एंड रिकवरी तो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी एस्पेक्ट में, आप देख लीजिए। तो ये बात उस समय ज़्यादा क्लिक की कि अब सिंगल्स पे फोकस करते हैं। आपने जैसे यहाँ दुर्ग में आपने ट्रेनिंग की, दिन फिर हमने बताया कि आप प्रकाश पादुकोण की एकेडमी में गई, क्या डिफरेंस लगा आपको जब, और आपको कब लगा कि यहाँ से अब यहाँ का एक लेवल ख़त्म हो गया है, अब मुझे और हायर लेवल पर जाना है, और क्या डिफरेंस था यहाँ की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ और वहाँ पर? मैंने 2018 में प्रकाश पादुकोण एकेडमी ज्वाइन किया, जो कि बैंगलोर में है। और जब मैंने वहाँ ज्वाइन किया उसके पहले ही मैं मतलब 2 टाइम्स 19 चैम्पियन, डबल टाइटल जीत चुकी थी। तो इट्स नॉट लाइक कि मैं वहाँ जाके जीती, हाँ मैं जीत के वहाँ गई। एंड व्हाट आई फेल्ट डिफरेंट वाज कि यहाँ पर उस समय रायपुर में जैसे अभी अच्छे कोर्स बन चुके हैं, अब उस समय वो डेवलप नहीं थे। तो वहाँ पे बड़े हॉल का हमें फ़ायदा हुआ कि और काफ़ी प्रोफेशनल कोचेस भी थे, तो उनकी भी गाइडेंस मिली। एंड समवट दे आर ड्रॉबैक्स ऑल्सो, फैमिली से दूर रहना एंड स्टफ, तो वो भी थोड़ा डिफिकल्ट था। सो आई नीड चेंज। क्या रीज़न था? बिकॉज आप इतनी अच्छी एकेडमी में वहाँ थी और आप एक्सपीरियंस्ड प्लेयर भी हो चुकी थी, बिकॉज आपने बहुत टूर्नामेंट्स खेल चुकी थी आप, तो एक जो एक मैच सिनेरियो होता है या मैच में जो एक पैनिक होना होता है, वो सब चीज़ें आप ओवरकम कर चुकी थी, बट स्टिल क्यों आपको वहाँ पर ऐसा लगा कि वहाँ पर गेम आपका इम्प्रूव नहीं हो पाया? It's because here when I practice with boys, and there were a lot of girls, and they all were like junior to me. So I used to practice with them, and their game was going up, and I was stagnant. So that's when I realized, even though because if they let me play with boys, then all the girls will be like, why is she getting special treatment, something like that. So I even tried talking to coaches, but this was their response. So I believe that now it's time for me to go to another academy. मतलब वहाँ आपको खेलने के लिए प्रॉपर जो आपके इम्प्रूवमेंट आपके लेवल पर खेलने वाला वहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा था कि मिल रहा है कोई ऐसा? Yeah, that time I think I wanted to play with boys, but वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। सो मे बी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं कर रहे थे उस समय। सो इट वॉज बेटर फॉर मी टू चेंज, एंड ऑल्सो माई ग्रैंड माँ वॉज सिक, सो आई डिसाइडेड टू कम बैक एंड सो आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ जैसी जगह में, जैसे यूजुअली हम अगर बात करते हैं, आज भी इतना डेवलप स्टेट होने के बाद भी अगर हम बाहर कहीं बात करते हैं कि हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, तो लोगों का एक जो परसेप्शन होता है कि छत्तीसगढ़ मतलब कोई गांव है, आदिवासी रहते हैं, नक्सली रहते हैं। उस वक्त जब आपने शुरू किया, आई थिंक 2009 में आपने स्टार्ट किया है, सो उस वक्त आपने क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में लोग अगर खेलें और आज भी खेलना चाह रहे हैं तो उनके लिए फ्यूचर है स्पोर्ट्स में? उस समय की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सिंगल्स में, विमेन सिंगल्स में कोई भी प्लेयर नहीं थे, और लोग छत्तीसगढ़ को जानते भी नहीं थे। इवन टुडे व्हेन आई से कि आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़, तो उनको नहीं पता। सो यू हैव टू टेल लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वी गॉट सेपरेटेड। तो अभी भी पता नहीं लोगों को, बट अभी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा बेटर हो चुकी हैं पहले से, और फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे अभी अवेलेबल है। तो उस समय थोड़ा डिफिकल्ट था बिकॉज छत्तीसगढ़ से कोई था नहीं, तो बट अब बेटर है, आपको लगता है कि नाउ द सिचुएशन इज बेटर? नाउ द सिचुएशन इज मच बेटर देन इट यूज्ड टू बी। और आपने इतने सारे मैचेस खेले हैं, आई थिंक 101 के अराउंड आपने मैचेस जीते हैं, ऐसा हमने आपके ऊपर जब रिसर्च की तब पता चला हमें कि इतने मैचेस जीते। तो जब मैच जीतते हैं उस वक्त कैसी फीलिंग होती है, और जब हारते हैं तब कैसा लगता है एक प्लेयर को? बिकॉज हम लोग जो देख रहे होते हैं उनको तो जीत पर अच्छा लगता ही, अगर इंडियन प्लेयर जीत रहा है और हार रहा है तो बुरा लगता है, बट एज ए प्लेयर उस वक्त आपकी क्या फीलिंग होती है इन दोनों सिचुएशन में? जब when you are on the court, तो जब आप मैच खेल रहे हैं, तो जब आप लीड पे हैं, तब कभी कभार आपको फील पहले से आने लगता है कि मैं जीत जाऊंगी, मतलब सिर्फ 2 पॉइंट और लेना है, मैं जीत जाऊंगी। तो उस समय मेरे साथ भी ऐसा होता है, बिकॉज आई एम नो एक्सेप्शन नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। या
सो उस समय आपको अपने नर्व्स और थिंकिंग पे कंट्रोल करना रहता है कि नहीं, काम रहना है काम आपको। एंड वन पॉइंट एट अ टाइम, फोकस ऑन द प्रेजेंट। अभी बाद में जो होगा वो देखा जाएगा, बट अभी पे ध्यान दो। सो इट्स लाइक दैट, एंड इवन व्हेन आई एम लूजिंग आई एम लाइक ओके, जो भी होगा अभी मैं क्या बेटर कर सकती हूँ, लाइक द स्कोर इज 19-14 और समथिंग लाइक दैट, तो कितना ज़्यादा स्कोर मैं कर सकती हूँ एटलीस्ट। अगर 14 पे ही हारना है तो 16, 17, 18 ऐसा हाँ, तक कुछ एक्सटेंड कर पाओ। एंड ये इन ड्यूरिंग मैच थॉट्स रहते हैं। और आफ्टर मैच अभी भी आई एम नॉट एबल टू लाइक अभी भी मतलब एक्सप्लेन कि कैसा फीलिंग होता है। एक्सप्लेन, और अभी भी रात को नींद नहीं आती है इवन फॉर डेज। वी कीप थिंकिंग कि हारने के बाद कि उस समय ये शॉट खेलना था, या फिर ये मिस्टेक हो गई, ये सर्विस करनी चाहिए थी। तो द मैच रिप्ले होता रहता है दिमाग में, और जीतने के बाद इतना कुछ नहीं होता। जीतने के बाद लाइक ओके नेक्स्ट डे मैच है तो नेक्स्ट मैच का प्रिपेयर करो, बट हारने के बाद बहुत ज़्यादा ऐसा ये तो एक पर्टिकुलर मैच के बारे में होता है जब आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कॉमनवेल्थ गेम में भी आप लोगों ने टीम इवेंट में आपने गोल्ड लिया है, एशियन गेम्स में भी लिया है, और उस वक्त जो हम मतलब जो ऑडियंसेस होते हैं जो बैठते हैं, और उस वक्त अगर टीम जब गोल्ड मेडल लेने जाती है और जब वो फ्लैग ऊपर जाता है, नेशनल एंथम फ्लोट होता है, तो हम लोगों को इतना अच्छा लगता है। तो एज अ प्लेयर क्योंकि आप उसकी वजह हो, तो उस वक्त की फीलिंग क्या कुछ अलग होती है, इमोशनल होती है, कुछ क्या फील होता है उस वक्त? बहुत इमोशनल होती है, और हम सिल्वर मेडल जीते थे 2022 में। तो अभी आई तक थिंक तो 2018 में कॉमनवेल्थ में आप लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है। हाँ, तो 2022 में वी वन सिल्वर इन द मिक्स टीम चैंपियनशिप। एंड चाहे बैडमिंटन हो या कोई भी स्पोर्ट हो, जैसे आपने बोला कि अगर इंडियन एंथम प्ले होता है तो गूज बम्स आते ही जाते हैं। हैं। तो ये तो है ही, और बहुत प्राउड फीलिंग होता है। सो या आपने जैसे कहा कि जब आप हारते हैं तो वो बहुत दिन तक वो रीप्ले होता रहता है गेम आपके माइंड में, और ऐसे में ही जब लोगों के हार्श कमेंट्स भी मीडिया पर जब आते हैं, और बहुत अलग अलग तरह के, बिकॉज वो भी हो सकता है कि एक उनकी शायद आपके प्रति आपसे एक इच्छा होती है, या आपसे लगता है कि आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं और नहीं करते, तो वो जब हार्श कमेंट्स मीडिया पर, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप चाह करके भी उससे नहीं बच सकते, तब एक प्लेयर को कितना हर्ट होता है और वो कैसे उससे ओवरकम कर पाता है? एज यू सेड कि हार्श कमेंट्स आते ही हैं, चाहे मैं हूँ या सचिन तेंदुलकर हो, हम सब जानते हैं कि क्या क्या होता है। तो एज अ प्लेयर आई थिंक बुरा लगता है, बट जैसा कि मैंने बोला कि हम उनकी मेंटालिटी या फिर वो नहीं जानते कि हमने कितना एफर्ट पुट इन किया है, बिकॉज नो वन गोज ऑन कोर्ट टू लूज। या बिल्कुल। तो वो भी डिसअपॉइंटेड है, हम भी डिसअपॉइंटेड है, बट हम उस पर रिएक्ट करके वी डोंट वांट टू मेक अ सीन आउट ऑफ इट। तो नहीं, रिएक्ट तो नहीं करते ऑफ कोर्स, लेकिन बुरा लगता है, लगता है कि वो बातें जो वो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं दिमाग में रहती है कि यार लोग तो ऐसा बोलते हैं हमारे बारे में, एंड इट हैपेंस टू एवरीवन। तो इट हैपेंड टू मी एज वेल एंड स्टिल हैपेंस। सो लेकिन वो एक ऑन द अदर हैंड वो क्या मोटिवेट नहीं करता आपको कि ठीक है टाइम बिंग तो बुरा लगता है, बट लगता है ना कि नेक्स्ट मैच में मैं बहुत अच्छा खेल के इन लोगों को आई विल शो देम कि आई कैन बैक और समथिंग लाइक दैट, ऐसी कोई फीलिंग्स आती हैं? I don't think of that. I don't think of it like that because मैं सोचना ही नहीं चाहती कि लोग क्या सोच रहे हैं. I just want to do my best because like it's me who is playing on court, not them. And also as I said कि कोई भी कोर्ट में हारने के लिए नहीं जाता है, हम बहुत प्रैक्टिस करके जाते हैं, और कोई नहीं जानता हम किस तरीके से और किस सिचुएशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकॉज as I said कि I practice in Durg till date. और यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ है, क्या नहीं है, स्पॉन्सर्स है कि नहीं है, तो ये नहीं जानते, बिकॉज माई डैड एंड माई मॉम, like my mom travels with me all the time, and my dad is the one who is paying for all the tournaments I play, even international ones. So it's my family who's putting in effort, putting in money, putting in everything, the sacrifice as well. तो जो भी है वो हमारा है, एंड जब लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि
इंडिया को इन पे पैसे नहीं खर्च करना चाहिए, नहीं करना चाहिए बीआई को। तो मैं वो नहीं जानते हैं कि कोई हमारे ऊपर खर्चा हो नहीं रहा है, हम अपने से खेल रहे हैं। और हम जो भी कर रहे हैं, बिकॉज आई एम अ डीएसपी एज वेल, सो आई हैव अदर वर्क्स, आई कंप्लीटेड माई ट्रेनिंग a month back, तो आई वॉज गिविंग एग्जाम्स। तो ये लोगों को नहीं पता है, एंड हमें बता के भी मतलब नहीं, बिकॉज देयर थिंकिंग डजंट मैटर। लेकिन आपको नहीं लगता कि सरकार, भले ही आपने कहा कि आपके फादर पे कर रहे हैं और आपकी मदर भी आपके साथ ट्रैवल कर रही है, ऑफ कोर्स उनके जो एफर्ट्स हैं उसको तो कुछ नकारा नहीं जा सकता, बट सरकार की तरफ से भी आपको उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में, जैसे आपने कहा कि पुलिस सर्विसेज दी गई, तो आपको लगता है कि सरकार भी रिवॉर्ड्स तो देती है, ऐसा नहीं है? ये सरकार रिवॉर्ड्स देती है, बिकॉज व्हेन आई वन दी सिल्वर मेडल, तो देयर वाज अ प्रोविजन कि जो भी एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स में मेडल जीतता है, दे विल गेट अ पोस्ट ऑफ डीएसपी। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। और सरकार भी कोशिश कर रही है, बट अभी मेरे पास कोई स्पॉन्सर्स नहीं है। आई यूज्ड टू हैव ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट अ ईयर अगो, मीन, बट अभी कोई सपोर्ट नहीं है। गेम अगर आपकी हम बात करें तो आप क्या, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट मानती हैं कि आपकी सर्विस आपकी अच्छी है, या आप स्मैश अच्छा खेलती हैं, या ड्रॉप्स अच्छा खेलती हैं? क्या आपको लगता है कि आपका स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है? So I think my strengths are I play good rally, and I have a very good drops as well, and I'm working on my smashes. I'm working more on my attacking skills. So yeah, that's it. I play on court for a long. I can play on court for a long time, and I have good stamina. So that's why nowadays I'm working on speed and attacking skills. अटैकिंग स्किल से आपका ध्यान आया कि आप कितनी पोलाइटली बात कर रही हैं, यू आर लुकिंग सो सिंपल एंड यू नो, बहुत छुई मुई टाइप सी लग रही है, लेकिन जैसे ही आपको जब हम मैच में देखते हैं तो आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो ये क्या उस वक्त थोड़ा कुछ मेंटल प्रिपरेशन के साथ जाते हैं, या ये ज़रूरी होता है एक प्लेयर के लिए कि सामने वाले को के ऊपर हावी होके खेलना है? अब दोनों तरीके से कह सकते हैं, बिकॉज सामने वाले को भी दिखना चाहिए दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, और आपकी प्रिपरेशन भी होनी चाहिए, वो भी आपको कॉन्फिडेंस देती है। बिकॉज दैट्स द रीजन यू आर कॉन्फिडेंट। अगर आप प्रिपेयर करके नहीं जाएंगे तो यू वोंट हैव द कॉन्फिडेंस। आप कितना भी शाउट कर ले, बट इफ यू आर नॉट एबल टू रिट्रीव द शटल, तो वो काम का नहीं रहेगा। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन, आप अच्छा खेलिए, आप प्रिपेयर करके जाइए एंड शो दैट यू आर कॉन्फिडेंट, यू बिलीव इन योरसेल्फ दैट यू कैन पुल आउट दिस गेम। लेकिन कितना इम्पोर्टेंट होता है एक प्लेयर के लिए मेंटली फिट होना भी, बिकॉज एज यू सेड कि लाइक बहुत सारे ड्यूरिंग द मैचेस बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं, ऐसे उस वक्त आपको क्विक डिसीजन भी लेना है, आप हाइपर भी हो सकते हैं, बट आपको काम भी रहना है। तो फिज़िकल ट्रेनिंग तो हर किसी को पता है कि करते हैं, होती है, बट मेंटल ट्रेनिंग भी कुछ होती है आप लोगों का ट्रेनिंग का पार्ट, या अगर नहीं होती तो आप स्पेसिफिकली क्या करती हैं इसके लिए? मेंटल ट्रेनिंग लाइक मेंटर्स और साइकियाट्रिस्ट मतलब होते हैं, स्पोर्ट्स साइकियाट्रिस्ट। नहीं, कुछ आप मेडिटेट करती हैं या लाइक अपने आप को काम रखने के लिए, या फिर ड्यूरिंग द मैच आप अपने आप को रिवाइंड करती रहती हैं कि अगर आप थोड़ा हाइपर भी हो रही हैं तो लाइक होता है ना, सेल्फ टॉक से आप अपने आप टॉक बहुत होती है। सो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स डू सेल्फ टॉक एंड इवन आई एम वन ऑफ देम। तो I just keep on reminding myself the points I have made before coming on court, कि opponents की weaknesses क्या है, मेरी strengths क्या है, और हमने क्या strategy बनाई है। तो I just keep अपने मन में आप वो उसको सोचते रहते हूँ कि, और I just don't let other thoughts come inside, कि जैसे मैंने बताया कि भी 2 पॉइंट के बाद मैं जीत जाऊंगी तो क्या होगा, मैं हार जाऊंगी इसके बाद क्या होगा, बाद में जो भी होगा प्रेजेंट पे रहना है, और हमने क्या स्ट्रैटेजी बनाई, वेदर आई एम इम्प्लाइंग इट और नॉट। तो ये सब चीज़ें ही मैं सोचती हूँ, तो ये मुझे काफ़ी हेल्प भी करता है। अक्सर हम लोग देखते हैं जब टेलीविज़न पे जब हम मैच देखते हैं, तो जब सिंगल्स खेलते हैं तो कई बार प्लेयर्स कुछ अपने आप में बात करते रहते हैं जो हम लोग को साउंड तो सुनाई नहीं देता है। उस वक्त वो लोग क्या बात करते हैं, और जब डबल्स होता है तब हम लोगों ने देखा है कि डबल्स में भी जब आप सर्व करने से पहले जो प्लेयर्स होते हैं वो आपस में कुछ डिस्कस करते हैं, पीछे से कुछ नंबरिंग और सिग्नल भी देते हैं, तो वो क्या रहता है वो? सो सिंगल्स में एज आई सेड कि मे बी
आई डोंट नो व्हाट अदर्स से बिकॉज हाँ, ऑफ कोर्स आपकी हम बात कर रहे हैं। मैं जैसे मैंने बताया कि आई जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग द पॉइंट्स कि मैं क्या गलती की या फिर मतलब प्रीवियस रैलीज में कहाँ मिस्टेक हुई, बिकॉज लाइक इफ आई लॉस्ट अ पॉइंट, मतलब उसने क्रॉस मारा एंड आई मेड अ मिस्टेक समथिंग लाइक दैट, तो मुझे नेक्स्ट टाइम शॉट के लिए रेडी रहना है, या फिर हम ऐसे चीज़ों को रिवाइज करते हैं और खुद को मोटिवेट करते हैं, खुद को मोटिवेट करते हैं कि आई कैन डू इट ऐसा। एंड फॉर डबल्स जो सिग्नल्स शो करते हैं वो नंबर्स रहता है, कोर्ट के कॉर्नर्स रहते हैं कि हम यहाँ 1 2 3 हम किस जगह पे सर्व करने वाले हैं, तो ये जो नंबर्स का है वो होता है। और मे बी वो भी इस बारे में बात करते हो कि आई एम सर्विंग हियर, तो हमें इस साइड के लिए ज़्यादा रेडी रहना है, या फिर यू नो वी गॉट द पॉइंट हियर लास्ट टाइम, तो हमें वहाँ पे ज़्यादा अटैक करना है, या फिर दिस पार्टनर इज वीक, हाँ, तो उसको टारगेट करना हाँ, है। उसको टारगेट करना है, तो मे बी वो अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करता है। आपने इतने मैचेस खेले हैं और बैडमिंटन आप खेली रही हैं और आपको बचपन से पसंद था, लेकिन कब आपके लिए कोई एक आइडल प्लेयर बना? मतलब खेलने के दौरान ही होता है ना, जब आप जिस स्पोर्ट को खेल रहे हैं आप अपने सीनियर्स को भी देख रहे हैं, अपने साथी को भी देख रहे हैं, तो कौन बैडमिंटन की अगर हम बात करें तो कौन आपका आइडियल प्लेयर है? In India, it's definitely Saina and Sindhu Didi. And if you say internationally, it's Lin Dan and Lee Chong-wi. They are the legends. तो मुझे लिन डैन और ली चोंग-वी इतने ज़्यादा पसंद थे कि जब मैं अंडर 13 में थी रैंकिंग टूर्नामेंट्स में, उनके बैनर्स लगे होते थे, तो मैं उनके बैनर के पास खड़े होकर वार्म अप करती थी। उनके पास ही खड़े होकर वार्म अप करती थी, तो डेफिनेटली लिन डैन एंड ली चोंग-वी आर माय फेवरेट। क्यों डिफरेंस आपको लगता है? आपने तो इतना इंटरनेशनली खेला है, हम लोग देखते हैं अगर कि लाइक जो एशियन कंट्रीज़ में अगर हम चाइनीज़ या जापानीज़ या इनकी बात करते हैं, तो वो प्लेयर्स का मतलब हमेशा से बड़ा दबदबा, या टेबल टेनिस में कहें हम या बैडमिंटन में, के सारे रैकेट गेम्स में उनका रहता है। ऑल्दो टेनिस में नहीं है, नॉट इन टेनिस, बट बैडमिंटन और अगर टेबल टेनिस की हम बात करें तो बहुत रहता है। तो क्या वजह लगती है? क्या उनका शॉर्ट हाइट होना एडवांटेजेस है, या उनका जो स्टैमिना है, या जो उनकी ट्रेनिंग है, क्या उनको अलग बनाता है? आई थिंक इट्स देयर ट्रेनिंग, बिकॉज और जेनेटिक्स भी कह सकते हैं, बिकॉज यूजुअली यू सी आउटसाइड, आई मीन फॉरेनर्स हैव लाइक इवन व्हेन दे आर इन देयर 70s और 80s वो फिट रहते हैं, वो काम करते रहते हैं। And if you see Indian senior citizens, तो they are like they are lifestyle and genetics are also like the most important part. तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, and their food, the food they eat, तो वो पूरा प्रोटीन रिच होता है, जो प्रोटीन रिच रहता है, there is no कार्ब्स, कार्ब्स इतना नहीं रहता है, तो वो सिर्फ सी फूड या मीट या लीन प्रोटीन पे ही ध्यान देते हैं, तो तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर देता है। बिकॉज एज एन इंडियन एथलीट हम अपने डाइट पे काफ़ी लेट ध्यान देना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज और अभी भी हम इतना मॉडिफाई नहीं कर पाते, बिकॉज इट्स नॉट इन अ हैबिट। आई थिंक ये एक उनका अच्छे, और टेक्निक, आई थिंक वो जिस तरीके की टेक्निक के साथ खेलते हैं विग्रस वे में, वो एक उनको बचपन से ही मैंने, मतलब जैसे मैंने बताया यूट्यूब में दिखाते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को रुलाते तक ट्रेनिंग करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो टफनेस वो आ जाती है, मेंटल फिजिकल दोनों टफनेस आ जाती है, और वो उनको एक काफ़ी एक हाइट देती है उस गेम में। इतने गेम्स आकर्षि आपने खेले, आपको कोई ऐसा टूर्नामेंट या कोई ऐसा मैच याद आता है कि जो आपको लगा हो कि वो बहुत ही टफ था आपके लिए और बड़ा मेमोरेबल मोमेंट कह लें या मेमोरेबल मैच हो रहा हो? ऐसे तो काफ़ी मैचेस हैं, बट इंडियन उसमें देखें तो जब मैं 17-19 दोनों टाइटल जीती थी गुवाहाटी में, नेशनल टाइटल सेम टाइम पे, तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेमोरेबल था, बिकॉज आई सेड कि उसके एक साल पहले ही मैं 17 जीती थी और 19 में एंकल ट्विस्ट हो गया था, तो मैं डबल टाइटल जीत नहीं पाई थी, तो उसके नेक्स्ट ईयर ही मैं डबल टाइटल फिर जीती 17-19 दोनों में ही, तो वो मेरे लिए सबसे मेमोरेबल था, बिकॉज व्हेन आई वाज प्लेइंग 19 सिंगल्स एज एवरी पॉइंट आई वाज प्रेइंग कि भगवान ये वाला टाइटल जिता दो, तो आई रिमेंबर दैट। और फिर जो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स हुआ था,
तो वो एक लीग मैचेस हुए थे, तो मैंने 7 मैचेस खेले थे एंड आई वाज अनबीटन इन ऑल ऑफ देम. तो दैट्स व्हाई आई गॉट सेलेक्टेड बिकॉज ओनली वन प्लेस वाज वेकेंट. सिंधु दीदी वाज ऑलरेडी सेलेक्टेड, तो सिर्फ एक प्लेस चाहिए था. तो देयर वर अराउंड 16 प्लेयर्स एंड आई प्लेड 7 मैचेस एंड आई वाज अनबीटन. तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी था. मेमोरेबल. या कॉमनवेल्थ से सिल्वर मेडल से ज़्यादा खुशी मुझे जब मैं क्वालिफाई कर ली थी कॉमनवेल्थ के लिए तब हुई थी. और फेलो जो आप लोग जब जाते हैं बाहर टूर्नामेंट्स में जाते हैं और टीम इवेंट्स में भी खेलते हैं, तो जो फेलो प्लेयर्स होते हैं उनका किस तरीके का, जो सीनियर्स होते हैं किस तरह का एटीट्यूड रहता है, कोऑपरेशन रहता है आप लोगों के साथ, क्या रहता है उस वक्त? जैसे हम लोग क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट में यूजुअली हम लोग देखते हैं कि आपने अंदर ड्रेसिंग रूम में किस तरह की बातें कर रहे हैं आप, या कैसे एक दूसरे के साथ रह रहे हैं. तो वैसे अगर हम बैडमिंटन की बात करें तो क्या माहौल रहता है आप लोगों के साथ? जब हम टीम इवेंट्स खेलने जाते हैं तो यूजुअली हम काफ़ी ज़्यादा साथ में डिनर, साथ में लंच, साथ में ब्रेकफास्ट प्रैक्टिस करते हैं. और सीनियर्स भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे रहते हैं, मतलब जैसे आप सपोर्टिव रहते हैं और मजाक भी करते हैं. तो वो ऐसा प्रेशर नहीं देते बिकॉज आई हैव शेयर्ड रूम विद साइना दीदी. तो एशियन गेम्स 2018, तो साइना दीदी के साथ मैं रूममेट थी और मैं बहुत डर भी रही थी जब मैं रूम में घुसी बिकॉज उनसे उस समय इतना बात नहीं होता था. फिर साइना दीदी बहुत चिल थी, आई मीन साथ में गा रही हैं और सब कुछ हो रहा है, तो बहुत नॉर्मल था और काफ़ी अच्छा लगा. और उनको देख के सीखने को भी मिलता है कि वो लोग मैच के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं या मैच के बाद, क्योंकि मतलब उनका क्या रिएक्शन रहता है, उनका क्या रूटीन रहता है. तो ये सब भी काफ़ी सीखने को मिलता है जब टीम इवेंट्स में. और आगे के लिए भी क्या प्लानिंग है, कि फ्यूचर प्लानिंग क्या है कि आकर्षि कश्यप और किस ऊंचाइयों पर जाना चाहती है? फ्यूचर प्लानिंग तो यही है कि अभी मेरा वर्ल्ड रैंक 41 है, तो मैं अपने वर्ल्ड रैंक को इम्प्रूव करूं, तो ये मेरा टारगेट है. तो इसके लिए मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलती हूँ. और बैडमिंटन में लेवल्स होते हैं टूर्नामेंट्स के, जैसे टेनिस में ATP टूर्स होते हैं, तो बैडमिंटन में भी वर्ल्ड टूर होता है. तो वर्ल्ड टूर 1000 सबसे हाईएस्ट होता है. 1000, 750, 500, 300, 100 ये होते हैं. और फिर चैलेंज टूर्नामेंट्स होते हैं जो थोड़े लेवल 3 के टूर्नामेंट्स हैं. तो मैं अभी लेवल 2 टूर्नामेंट्स खेल रही हूँ, जैसे मैंने बताया 750, 1000, 500. तो इन सब टूर्नामेंट्स में वर्ल्ड के टॉप को ही एंट्री मिलती है. आई मीन टॉप 32-40 के अराउंड एंट्री मिलती है, 32 प्लेयर्स को मिलती है. तो मेरा यही, इसमें एक राउंड जीतना भी काफ़ी मतलब डिफिकल्ट होता है और पॉइंट्स भी मिलता है. तो मेरा भी यही टारगेट है कि मैं इन सब टूर्नामेंट्स में 1-2 राउंड जीतते जाऊं ताकि मेरा रैंक इम्प्रूव हो. तो कितना मुश्किल होता है एक प्लेयर्स के लिए, मतलब बाहर बैठे किसी भी ऑडियंस में या आम लोगों को इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं होती कि ऐसा नहीं कि अगर एक मेडल जीत लिया तो हो गया. सो ये अभी, और अब तो आपने जॉब भी ज्वाइन कर लिया है, तो आपको लगता है कितना मुश्किल होगा, कैसे मैनेज होगा ये सब? क्योंकि BWF में ऐसा रूल है कि अगर आप टॉप 10 में या टॉप 10 आई गेस टॉप 10 में है तो आपको वो कुछ टूर्नामेंट्स को मैंडेटरी कंपलसरी कर देती है प्लेयर्स के लिए, टॉप प्लेयर्स के लिए, कि वो खेलना ही है ताकि उस टूर्नामेंट का लेवल जो है मेंटेन रहे. तो इससे काफ़ी जो टॉप प्लेयर्स है वो इफेक्ट भी हो रहे हैं, वो इंजर्ड भी हो रहे हैं बिकॉज उनको लगातार पुश किया जा रहा है. बिकॉज अगर वो नहीं खेलेंगे तो देन दे हैव टू पे अ लॉट ऑफ फाइन, आई मीन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइन. तो इसलिए कहीं ना कहीं प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं और काफ़ी मुश्किल होता है बिकॉज पहले जब हम खेलते थे तो हम 1-2 टूर्नामेंट खेलते, देन वी यूज्ड टू कम बैक होम, वी यूज्ड टू ट्रेन, गेट फिट अगेन एंड देन ट्रैवल बैक. बट अभी जब हम खेलते हैं तो हम कंटिन्यूस 4-5 टूर्नामेंट खेलते हैं. तो उस समय जो हमारा फिजिकल है, जो कहते हैं कि फिजिकल ट्रेनिंग पीरियोडिसिटी कहते हैं, जैसे किस समय आपको पीक में जाना है, किस समय मतलब लेवल रहता है, मतलब ट्रेनिंग के भी लेवल रहते हैं कि हमें कौन से टूर्नामेंट में पीक करना है. तो उस समय मतलब उस हिसाब से ट्रेनिंग की जाती है. अच्छा, मतलब टूर्नामेंट के हिसाब से आपकी ट्रेनिंग भी डिज़ाइन की जाती है. तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है उस समय डिज़ाइन करना बिकॉज हम हर टूर्नामेंट में पीक करना चाहते हैं फॉर मी. तो उस समय हमें क्या करना है, उसके पहले क्या करना है, तो ट्रेनिंग को भी काफ़ी मॉडिफाई किया जाता है. पहले ऐसा होता था कि
1 महीने बाद 2 महीने बाद कोई टूर्नामेंट आ रहा है तो हमें काफ़ी समय मिल टाइम जाता मिल रहा था था, हाँ। ट्रेनिंग को उस हिसाब से डिज़ाइन करने का। हम्म, पर अभी ऐसा है कि हर 7 दिन में एक मैच है, नेक्स्ट डे मैच है, तो उस समय क्या ट्रेनिंग करना है, मतलब वो सब काफ़ी अभी चेंजेस है और कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट भी करते हैं। बिकॉज अगर आप अपने घर से 1 डेढ़ महीने के लिए बाहर हैं तो आप बाहर का खाना खा रहे हैं, या फिर आपकी फ़्लाइट है तो आप उस समय ट्रेनिंग नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें सिर्फ जो टॉप लेवल के प्लेयर्स हैं जो अभी ट्रैवल कर रहे हैं उनको पता है, और जो अभी जूनियर्स हैं तो वो लोग अभी कम टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, तो दे आर नॉट फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। और जो पीक ट्रेनिंग की आपने बात की वो क्या होती है, मतलब उस वक्त क्या कोई विग्रस ट्रेनिंग कराई जाती नहीं, है या? पीक ट्रेनिंग का मतलब है कि उस समय उस पीरियड में आप अपने पीक परफॉर्मेंस में रहने चाहिए उस टूर्नामेंट में, ट्रेनिंग में नहीं। आई मीन ट्रेनिंग इज़ लाइक पहले आपने थोड़ा एंड्योरेंस पे वर्क किया एंड देन धीरे धीरे आप इंटेंसिटी पे जाने लगे एंड फिर हाई इंटेंसिटी पे जाके आप थोड़ा इंजरी प्रिवेंशन में गए और फिर वो टूर्नामेंट खेले। बिकॉज ऐसा होता है कि जब हम हाई इंटेंसिटी करते हैं तो इंजरी होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो लास्ट में मतलब किसी भी जो हमारा गोल है या टूर्नामेंट आ रहा है तो उसके पहले हम थोड़ा इस टाइप से प्रिपेयर करते हैं और फिर आखिरी में हम थोड़ा कम करते हैं ताकि हमें इंजरी ना हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं, वो खेल नहीं पाते। तो कि फिर प्रिपरेशन तो पूरी की है बट फिर वहाँ टूर्नामेंट तक ही जो नहीं पहुंच पाए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और अब जो अगर नए जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, और आप जैसे आपके इंस्पिरेशन सायना और सिंधु रही, बहुत सारी लड़कियों के या लड़कों के इंस्पिरेशन आप भी हो आकर्षी, उनको आप क्या सजेस्ट करोगे कि किस तरह से उनको इस फील्ड के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि इफ़ यू आर मतलब अगर आप बैडमिंटन में आ रहे हैं फिर जॉइनिंग बैडमिंटन, तो आपको सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिकॉज आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप घूम भी रहे हैं और फिर आप सोचेंगे कि आप जीत भी जाएं, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बिकॉज आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा बिकॉज यू नीड रेस्ट। अगर आपको रेस्ट का समय दिया गया है, इफ संडेज आपको ऑफ दिया गया है, तो देन दैट टाइम यू हैव टू रिकवर, यू हैव टू लेट योर बॉडी रेस्ट। तो कई लोग ये समझ नहीं पाते हैं, वो संडे ऑफ है तो चलो मॉल जाते हैं, तो वो रेस्ट नहीं हो पाया। जो ट्रेनर ने सोचा है कि मंडे उसको जो ट्रेनिंग करानी है उसके लिए उसको रेस्ट चाहिए, तो आपने वो रेस्ट नहीं लिया तो आप मंडे वो ट्रेनिंग सही से नहीं कर पाएंगे, वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो काफ़ी सारे चीज़ें वो लोग एक सोच तो के सेक्रीफाइस हो गया, सेक्रीफाइस हो गया, देन हार्ड वर्क। आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा एंड डिसिप्लिन आई थिंक इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिकॉज आप स्टार्ट तो कर लेते हैं, 1-2 महीने करते हैं, उसके बाद आप जब रिजल्ट नहीं आता कंसिस्टेंसी के yes, साथ, और जब आपके पास रिजल्ट नहीं आता है तो उस समय भी आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपको उसके लिए आपको मेंटर्स की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कोई ऐसा जो आपको उस समय मोटिवेट कर पाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। थैंक यू सो मच आकाशी। और आपने जिस तरीके से एक प्लेयर के इनसाइड आपने जो बताया है कि हम लोग तो सिर्फ स्क्रीन पर कुछ देर मैच देखते हैं और जीतते हैं तो आपकी जीत में हम लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन शायद प्लेयर्स के जो डिफ़ीट होती है उसमें हम लोग उस तरीके से शामिल नहीं हो पाते। लेकिन इतने सालों का और इतने दिनों का आपका जो प्रयास होता है, मेहनत, हार्ड वर्क, डेडिकेशन होता है। सो थैंक यू सो मच, आप इस शो में आए और इतने इंसाइट्स आपने एक प्लेयर के बताए। हम हमारी बेस्ट विशेज़ हैं हमारी पूरी टीम की तरफ से कि आपने जो भी अपने फ्यूचर प्लान्स बना के रखे हैं आप उसको फुलफ़िल करें और अच्छे से खेलते रहें और देश का नाम रोशन करें। थैंक यू। सो आज के इस एपिसोड से एक प्लेयर की इनसाइट, उसकी लाइफ के इनसाइट के बारे में तो जाना, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आज जो हमने सीखी है इस एपिसोड से आकर्षी के मुंह से, कि लिव इन प्रेजेंट, कि आपको सिर्फ उस प्रेजेंट में आपको जीना आना चाहिए। और आई थिंक अगर ये जो एक स्किल है अगर हम आम जीवन में भी उतार लें तो हम बहुत सारी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय।